हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर टॉपिक चल रहा है हमारा क्रिया के भेद। और क्रिया के भेदों में क्रिया के भेद वो हम कर रहे हैं रचना के आधार पे हम कर चुके हैं। दूसरा भेद है अर्थ या प्रयोग के आधार पर, अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, और वो होते हैं 8 से लेके 10। अब इनमें से 8 भेद हम पढ़ चुके हैं, 9वां भेद आपका और 10वां बचा है। 8 भेदों में आपने इसमें से मूल क्रिया ये आपने कंप्लीट कर लिया था, जिसको आप धातु भी कहते हैं, मूल। दूसरा सामान्य क्रिया, पिछली क्लास में हमने इन सब को पढ़ा। साधारण क्रिया, साधारण क्रिया, सहायक क्रिया जो मूल क्रियाओं के साथ प्रयुक्त होती हैं, और 5वां संयुक्त क्रिया, जहां 2 क्रिया एक साथ शुरू हो एक साथ समाप्त हो, वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त क्रिया। इसके बाद में पूर्वकालिक क्रिया। इनमें से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट अगर है तो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और 8वां भेद है आपका द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया यहां तक हम कंप्लीट कर चुके थे। हमारे बचे हैं नाम धातु क्रिया बचा है, नाम धातु क्रिया, और 10वां बचा है क्रियार्थक संज्ञा। क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाम धातु क्रिया और क्रियार्थक संज्ञा। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट किसी का है तो भाई पूछ सकता है अभी, ठीक है। बाकी क्रिया वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होने जा रहा है, और अभी करेंगे हम यहाँ पे नाम धातु क्रिया। 9वां भेद नाम धातु, नाम धातु क्रिया। जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनती है, उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। दूसरा संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में आना और अवाना, शब्दों के अंत में आना और अवाना। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में आना और अवाना
आना और अवाना, अवाना प्रत्यय लगाकर, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में आना और अवाना प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया बनाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में आना अवाना प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रिया बनाई जाती है। कैसे बनेगी जी, देखो यहाँ पे जैसे शब्द ले लिया हमने लतियाना, लात जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा है। ऐसे ही बतियाना, बात शब्द भाववाचक संज्ञा है, बतियाना बन गया। अपना सर्वनाम है, इससे अपनाना बन गया, ठीक है। गरम विशेषण है, गरमाना बन गया, शर्माना। लज्जाना, गुनगुनाना, मिमियाना, भिन्न भिनाना, मिमियाना भिन्न भिनाना, गुर्राना, दाड़ना, चिंगाड़ना, टर्राना, चिकनाना, घबराना, घबराना। ये सारी की सारी क्या है, आपकी नाम धातु क्रिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो लुधियाना तो अपने आप में एक संज्ञा शब्द है जी, स्थान है, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान प्राणी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो लुधियाना क्या है विकास, स्थान है, और स्थान को बताने वाला क्या कहलाएगा, संज्ञा। जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनती है, तो नाम का अर्थ यहाँ संज्ञा सर्वनाम विशेषण है। इसमें ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है नाम शब्द दिया गया है, इस नाम का अर्थ संज्ञा भी होता है, इस नाम का अर्थ सर्वनाम भी होता है, और विशेषण भी। अगर हम इन तीनों शब्दों को ना बोल के हम केवल इसका उच्चारण करें, तो इसका मतलब हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई। धातु का अर्थ होता है क्रिया। धातु का अर्थ क्या होता है, धातु कहते हैं हम क्रिया। तो ये जो धातु शब्द है, ये होता है आपका मूल क्रिया, सबसे छोटी क्रिया। यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण जब क्रिया का काम करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, नाम धातु क्रिया कहलाएंगे, ठीक है। तो जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनेगी, नाम धातु संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में आना और अवाना, इन सब में देखो, सब में आना 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 अवाना इनका प्रयोग किया गया। इनसे भी आप पहचान सकते हो। तो यहाँ पे लात संज्ञा शब्द है, बात संज्ञा शब्द है। ऐसे यहाँ अपना क्या है, सर्वनाम शब्द है, ठीक। अपना में आना लगा के अपनाना बन गया। तो ये संज्ञा से बनने वाली नाम ये क्रिया हो गई, ये सर्वनाम से बनने वाली क्रिया हो गई, और ये विशेषण से बनने वाली क्रिया हो गई। क्लियर। तो इसीलिए फिर दूसरा चीज क्या है वो पूछेगा। मिमियाती क्या है, बकरी। भिन्न भिनाते क्या है, मक्खी और मच्छर, दोनों भिन्न भिनाते हैं, ठीक है। गुर्राते कौन है, गुर्राता है बंदर, ठीक है। दाड़ता कौन है, दाड़ता है शेर। चिंगाड़ता है हाथी, ठीक है। तो ये क्या है आपका चिंगाड़ना, ठीक है। टर्राता है मेंढक, ठीक। ये ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं। तो पर्टिकुलर कुछ पशु और कुछ पक्षी है, जैसे कोयल क्या करती है, कूकती है, मेंढक क्या करते हैं, टर्राते हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि किस जानवर का, किस पक्षी की जो साउंड है, आवाज है, वो कौन सी है, ठीक है। जैसे जो पानी होता है वो कलकल की आवाज करता है, तो पानी क्या है, कलकल की आवाज करता है, वो भी अपने आप में क्रिया का काम करेगा।
अब फिर पूछा जाता है इस इनको सेंटेंस के रूप में। कैसे पूछेगा सेंटेंस के रूप में? यहां पे देखो, पुलिस चोर को लतियाते हुए, पुलिस चोर को लतियाते हुए ले जा रही है। पुलिस चोर को लतियाते हुए ले जा रही है। दूसरा, महिलाएं बस में बतियाते हुए चलती है। तीसरा, जरा मेहमानों के लिए थोड़ी चाय गरमा देना। बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं। मेरा अपने ससुर से लज जाती है। मेंढक कुएं में डराते हैं। बकरी में आती है। तो इन सब सेंटेंसों में हमने किसका प्रयोग किया? यहाँ पे नाम धातु क्रिया, 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 नाम धातु। वो आपको सेंटेंस देगा और सेंटेंस दे के पूछेगा बताइए इनमें से किस वाक्य में नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है। फिर कहेगा निम्नलिखित में से किस वाक्य में नाम धातु क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा वाक्य नाम धातु क्रिया से संबंधित है और कौन सा वाक्य नाम धातु क्रिया से संबंधित नहीं है। सर पहली बार आपसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, चलो ठीक है जी जी। हाँ, इसमें नाम धातु क्रिया नहीं है, पढ़ाते हैं हमें, ठीक है। तो पढ़ाई में क्या होगा क्रियाओं में? तो ये सारी क्रिया किससे बन रही है? ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बन रही है। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण केवल संज्ञा सर्वनाम विशेषण का काम नहीं करते बल्कि क्रिया का भी काम करते हैं। जैसे अच्छा शब्द है, तो अच्छा जो शब्द है ना, ये आपका संज्ञा का भी काम करता है अच्छा शब्द, और अच्छा शब्द आपका विशेषण का भी काम करता है, ठीक है, और अच्छा शब्द आपका क्रिया का भी काम करता है, और अच्छा शब्द आपका अविकारी अव्यय का भी काम करता है। ये आपको, लेकिन कब? जिसको ये नॉलेज हो गई ना, समझ लो वो हिंदी में सारे क्वेश्चन सही करके आएगा। अच्छा शब्द का प्रयोग केवल विशेषण में नहीं होता है। राम बहुत अच्छा है, तो राम बहुत अच्छा है तो उसमें अपने आप में ये विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। लेकिन अच्छा का प्रयोग संज्ञा, विशेषण, क्रिया और अविकारी शब्द अव्यय, इन चारों के रूप में प्रयोग होता है। तो अच्छा, आप में से 99% बच्चों को केवल ये पता है कि अच्छा एक विशेषण है, ठीक है। लेकिन इसी अच्छे का प्रयोग सेंटेंस में हम संज्ञा, विशेषण, क्रिया और अव्यय अविकारी शब्द के रूप में करते हैं। ऐसे ही हम संज्ञा का सर्वनाम का
ठीक है, आपने मुझे अपना लिया है, ठीक है, आप मुझे अपनाना नहीं चाहते हो, तो अपनाना अपने आप में क्या हुआ, अपनाना नाम धातु क्रिया किससे बना है, सर्वनाम से बना है। अब ये क्या है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में आना अवाना प्रत्यय, तो इसका मतलब ये शब्द थोड़ा ही है, तो प्रत्यय है। प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं, खुद का कोई अर्थ नहीं होता। ये लगा हुआ है इसके अंत में, इसके अंत में लगा है यहाँ, ये रहा यहाँ, लतियाना, आना, बतियाना, आना, अपनाना, गरमाना, शर्माना, लज्जाना, गुनगुनाना, चिकनाना, टर्राना, ठीक है, इनमें सब में आना लगा है। क्लियर। चलो, अंकित चौधरी, सर आपसे हिंदी पढ़ने के बाद किसी से नहीं पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मेरे से पढ़ोगे कहाँ आप, समस्या तो ये है ना, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपका दिमाग कहीं और काम कर रहा होगा। ये तो अच्छी बात है, अगर आप पेशेंस रख के ये सारी क्लास अटेंड कर दो, ठीक है, और अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, सीक्वेंस में लॉजिकली जितनी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उस हिसाब से आगे बढ़ते चले जाओ आप, ये गारंटी आपको रिवीजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि वो पूछने वाला क्या पूछ लेगा आपसे इनसे आगे, जितने तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है सारे क्वेश्चन में कराता हूं, वो या तो इस रूप में क्रिया को देगा, वो इस रूप में देगा क्रिया को, ठीक है, बताओ जी इनमें से कौन सी क्रिया नाम धातु क्रिया है, ठीक है, या इनमें से कौन सी नाम धातु क्रिया नहीं है, 3 नाम धातु होगी, 1 नाम धातु नहीं होगी, वो बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं इस सारी क्रियाओं के वेद, या फिर वो सेंटेंस के रूप में देगा इस रूप में, ठीक है। चलो, इसके बाद लास्ट बच गया आपका यहाँ 10वां वेद है, और वो है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा, वे शब्द जो क्रिया व संज्ञा, क्रिया व संज्ञा दोनों के लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए प्रयुक्त हो, अर्थात प्रयोग में लाए जाए, वो क्या क्या लाता है, क्रियार्थक संज्ञा। जैसे यहाँ सोना सख्त मना है, अभी यहाँ सोना सख्त मना है में ये सोना आपका क्रिया है। दूसरा, शादी के दिनों में सोना बहुत, शादी के दिनों में सोना बहुत महंगा हो जाता है। इसमें जो सोना है ये संज्ञा है, तो यानी कि हमने इस सोने का प्रयोग क्रिया के लिए भी किया और इस सोने का प्रयोग संज्ञा के लिए भी। क्रिया और संज्ञा दोनों के लिए जो शब्द प्रयुक्त हो उनको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना है, टहलना क्रिया भी है और टहलना संज्ञा भी है, ठीक है। तो जिस प्रकार यहाँ सोना है ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुजी पार्क में टहलते हैं। अब ये टहलना यहाँ क्रिया के रूप में आया है, ठीक है, ये क्या है। इसके बाद टहलना स्वास्थ्य के लिए
लाभकारी होता है। यहाँ टहलना क्या है? संज्ञा। तो ये टहलना क्या था? क्रिया था। ये टहलना क्या है? क्रिया। और ये टहलना क्या है? संज्ञा। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम क्रिया और संज्ञा दोनों के रूप में करते हैं, तो क्या कहलाता है? क्रियार्थक। यानी कि जो क्रिया के लिए भी आए, संज्ञा के लिए भी आए, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहलाते हैं। क्रिया हो गए आपके कंप्लीट, और ये थे आपके विकारी शब्द। ठीक है जी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। क्या करेंगे? अविकारी शब्द। वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक में परिवर्तित नहीं होते। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तित नहीं होते, अविकारी कहलाते। अविकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा, जो शब्द जैसे हो उनका वैसा ही, जो शब्द जैसे हो उनका वैसा ही प्रयोग, जो शब्द जैसे हो उनका वैसा ही प्रयोग सभी जगह, उनका वैसा ही प्रयोग सभी जगह एक जैसा हो, सभी जगह एक जैसा हो, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तीसरा, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक का कोई प्रभाव, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अविकारी कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द का दूसरा नाम, अविकारी शब्द का दूसरा नाम अव्यय भी होता है। अव्यय अव्यय चार प्रकार के होते हैं। अव्यय चार प्रकार के होते हैं।
ये कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मेरे किसी भी बैच में आज तक मैंने पीएनजी प्रोवाइड नहीं कराई, एक बार कराई थी। उसका रीजन ये था कि एग्जाम की डेट आ गई थी जल्दी, ठीक है, और कोर्स होना था 60 से 70 क्लास में, ठीक है। तो अचानक वो डेट आ गई और बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैच लेके आए थे, और पुराने बैच की उसमें जो पीएनजी सेव थी वो अपलोड करवा दी थी, ताकि बच्चे फटाफट पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन करते रहे। हालांकि उसमें 2.5-2.5 घंटे की क्लास देके मैंने सिलेबस तब भी पूरा करा दिया था। इसलिए कोई भी बच्चा अभी पीडीएफ के लिए, पीएनजी के लिए, नोट्स के लिए परेशान ना हो। जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी वो सारी की सारी चीज आपको मिलेगी। आपके बहुत बैचों में नोट्स की कैटेगरी में जब आप जाओगे तो आपको वहां पर बहुत सारी पीडीएफ दिखाई देगी, उसके अंदर क्लास नोट्स भी दिखाई देंगे। तो जो क्लास नोट्स है वो यही है जो मैं लिख रहा हूँ, और वो हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं। पीएनजी क्या होती है कि ये फाइल मैंने सेव कर ली, जो मैंने आज लिखा है इस बोर्ड पे, उसको तो पीएनजी कह रहे हैं। लेकिन यही चीज यहां लिखने से पहले ऑलरेडी मैं रजिस्टर में लिख चुका हूं। मुझे तो अपनी किताब भी निकालनी होती है, मेरी 2-3 किताब मार्केट में है, टीचिंग वाले बच्चों की अलग है। अभी पुलिस वालों के लिए मैं बुक पे काम कर रहा हूँ। अभी सैटरडे संडे को मुझे मौका मिला और काफी काम उसमें हो चुका है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की हिंदी की दोनों बुक में अलग अलग लेके आ रहा हूँ, थ्योरी और क्वेश्चन की। तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपके पास क्लास नोट्स वाली जो पीडीएफ है उसके अंदर यही सब लिखा हुआ है, और ऐसे ही लिखा हुआ है कि अविकारी शब्द ये। तो पीएनजी में क्या होगा, आपके पास बहुत बड़ा एक्सेस हो जाएगा और उसको आप देख भी नहीं पाओगे। और वो जो फाइल है क्लास नोट्स की, वो एक ही फाइल है, और उस फाइल में चैप्टर वाइज सारी चीजें हैं। तो इसलिए आप एक बार पहले नोट्स की कैटेगरी में जाइए और वहां पे जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड हुई है उनको खोल के देखिए। और दूसरा, अगर आपकी उसमें शो नहीं हो रही है तो मैं आज एक बार टेक्निकल टीम को मैसेज छोड़ दूंगा, तो दोबारा से वो आज शाम तक वो सारी पीडीएफ जो नोट्स के हैं, क्लास नोट्स हैं, वो सब दे दें। अब उन सब का नुकसान क्या होगा, इस चीज को देखो। नुकसान ये होगा कि आप लाइव क्लास अटेंड नहीं करोगे। लाइव क्लास अटेंड करने का फायदा क्या है कि आईक्यू लेवल बढ़ता है, जिसको हिंदी में बुद्धि लब्धि कहते हैं। और सारा गेम जितने भी हम एग्जाम देते हैं उनमें ये नहीं देखा जाता कि धर्मेंद्र पेपर दे रहा है कि जितेंद्र दे रहा है, 50 किलो का व्यक्ति पेपर दे रहा है कि 150 किलो का दे रहा है, ठीक है। उसमें जाति, धर्म, पंथ, इनसे कुछ नहीं देखा जाता है। उसमें केवल और केवल आईक्यू लेवल का मापन होता है। और आईक्यू लेवल के लिए ही आपसे भाषा का ज्ञान, इसके बाद मैथ, रीजनिंग और जीएस, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा रही है। तो यानी कि अगर आईक्यू लेवल बढ़ाना है तो चीजों को समझने पे जोर देना पड़ेगा, रटने पे नहीं है। छोटी छोटी क्लास में बच्चे आपसे ज्यादा अच्छी मेमोरी रखते हैं, खासकर 6ठी से लेकर 12th तक के बच्चे, और उनका आईक्यू लेवल भी आपके लेवल से जबरदस्त होता है। बस उनमें समझदारी नहीं होती, उनमें लॉजिक नहीं होते, उनके पास तर्क नहीं होते, वो वहां मार खाते हैं। अदरवाइज वो आपसे अच्छी जब मेमोरी है, एक चीज में आपको याद करने को दो और 6th से 12th वाले बच्चों को दो, तो वो जल्दी याद करके वही सेम चीज आपसे अच्छी तरह लिख के, आपसे अच्छी तरह याद करके वो बता देगा। लेकिन अंतर क्या है, आपकी एज 18 साल से ऊपर हो चुकी है, आप सब 20, 22, 30 और 35 साल वाले बच्चे हो, तो आपके पास उनके मुकाबले कल्पना, तर्क, चिंतन है, और जो आप बिल्कुल भी करना नहीं चाहते। और इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका निभाती है वो निभाती है आपके लॉजिक, आपके कॉन्सेप्ट, वो भी चीजों को समझ के जब आप करते हो। इसको प्योर हिंदी में अवबोधन की क्षमता कहते हैं, अवबोध की क्षमता कहते हैं, और उस पर आप काम करते नहीं हो। तो यानी कि अभी भी आप में से बहुत सारे बच्चे उस ट्रेंड पे जी रहे हैं और एक बड़ी भर्ती का केवल हिस्सा भर बनना चाहते हैं, ठीक है, जो हमेशा 6 to 12 वाले बच्चे करते हैं। अभी नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसमें यही ध्यान रखा गया कि भाई हमें 6 to जो 12th वाले बच्चे हैं ये रट के अच्छे नंबर लाते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहां मार खा रहे हैं ये। तो इसको रटने वाली चीज को हटाओ। तो उसमें फिर ये रखा गया कि टीचर के साथ बच्चा इन्वॉल्व होकर प्रैक्टिकल करेगा, होमवर्क की कॉपी आप चेक करोगे, उसका कोई मैटर नहीं है कि आपने काम दे दिया और बच्चा घर से इधर उधर से टेप के या इधर उधर से चीजों को लिख के या जो आपने समझाया उसके आधार पे वो जाके अपना होमवर्क पूरा कर लेता है, कॉपी पूरी करके आपको दिखा देता है और आप उसको सही मान लेते हो। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है।
और इन दोनों पे आप काम करते नहीं हो। बस आपका काम क्या, रोज लेक्चर अटेंड करने हैं। अगर मैं सुबह से शाम तक पढ़ाना शुरू कर दूं ना हिंदी, तो आप सुबह से शाम तक पढ़ लो, और एक नहीं है 10 बार पढ़ लोगे एक ही चीज को। इसलिए आप केवल दिमाग में सेट करो कि मुझे कोई भी सिलेबस और कोई भी सब्जेक्ट लाइफ में केवल एक बार पढ़ना है, और वो एक बार पढ़ के मुझे उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अब उसका बेस्ट तरीका क्या होगा, आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता। तो इसलिए आप थोड़ा सा, मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, आप हिंदी में वो काम मत करो। देखो यहां मान के चलते हैं किसी में 40 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन बना पा रहे हो, ये कोई आपने महारत हासिल नहीं कर ली है, आपका कोई बड़ा अचीवमेंट है ही नहीं। क्योंकि हिंदी वो सब्जेक्ट है जहां आप 40 में से 38 तो हर वो कैंडिडेट कर रहा है जिसको सिलेक्शन लेना है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है 40 में से 40 होंगे, और वो होंगे तब जब आप वो चीज जिस पर आप ढर्रे पे चल रहे हो ढर्रे को छोड़ दोगे। ठीक है, इसीलिए अविकारी शब्द की जो स्टेटमेंट है वो कितनी हो गई आपकी, 5 हो गई। तो ये क्या है, वे शब्द जो लिंग में, लिंग क्या है जी आपके, एक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। आज जो 9:30 बजे क्लास है वो इसी टॉपिक की होगी, कैरियर स्टेट एग्जाम पर। ठीक है, तो मैं रेगुलर आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वो लिंग वाले टॉपिक की होगी, उसमें थ्योरी और क्वेश्चन में दोनों कराता हूँ। तो लिंग कहते हैं हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, जो पुरुष और स्त्री जाति का ज्ञान कराए। वचन एक वस्तु व्यक्ति पदार्थ के लिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वस्तु पदार्थ के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जो प्यार दोस्तों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो एक वचन और बहुवचन में, जो पुरुष में कौन से पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जो कि आप सर्वनाम में पढ़ चुके हो। जो तीनों पुरुषों में, तीनों वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में और 8 प्रकार के कारकों में जो परिवर्तित नहीं होते, उन शब्द को हम अविकारी शब्द कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शब्द लिख दिया आज, कल, परसों, यहां मैंने शब्द लिख दिया अंदर, आगे, पीछे। आप इनको बदल के दिखाओ। ठीक है, मैंने यहाँ पे शब्द लिख दिया अल्प, नयन, बहुत। यहां मैंने शब्द लिखा धीरे, तेज और जल्दी। आपको क्या करना है, आपको इनको लिंग वचन काल कारक में चेंज करके दिखाना है। तो आप आज का आजे नहीं बना सकते बहुवचन में, आज का आज ही नहीं बना सकते, अंदर का अंदरे या अंदरी नहीं बना सकते, अल्प का अल्पी अल्पे नहीं बना सकते, धीरे का धीरे या धीरे नहीं बना सकते। तो ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द आपके हैं अविकारी। ये सारे शब्द क्या हैं आपके, अविकारी शब्द है, क्योंकि अविकारी शब्द। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को अव्यय कहते हैं। और फिर विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाए। जैसे मैंने यहां शब्द ले लिया लड़का, अब इस लड़का से आप लड़के और लड़की भी बना लोगे। ठीक है जी, मैंने यहाँ सर्वनाम ले लिया मैं, इससे आपने मेरा, मेरी और मेरे बना लिया, ये भी बदल गया। यहाँ मैंने ले लिया सुंदर शब्द, इससे आपने सुंदरी बना लिया। यहाँ मैंने शब्द ले लिया पढ़, इससे आपने पढ़ता, पढ़ती और पढ़ते बना लिया। ये आपका संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है और ये क्रिया है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो शब्द हैं आपके, ये सारे के सारे संज्ञा हैं, ये सारे शब्द सर्वनाम हैं, और ये आपका विशेषण शब्द है, और ये आपका क्रिया शब्द है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये आपके विकारी शब्द होते हैं। ये लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन इनके अलावा हम बोलते और लिखते समय अपने सेंटेंसों में बहुत सारे अविकारी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जो किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लागू हो गई।
वे शब्द जो लिंग वचन पुरुष काल कारक में परिवर्तित नहीं होते अविकारी कहलाते हैं। तो ये सारे के सारे आपके अविकारी, ठीक है जी। फिर दूसरे क्या है, जो शब्द जैसे हो उनका वैसा ही प्रयोग सभी जगह एक जैसा हो, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग एक जैसा होगा, आप अंदर का अंदरी नहीं बना दोगे, अंदरे नहीं बना दोगे, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अविकारी शब्द कहलाते हैं। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन पे पड़ता है विकारी शब्द पे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया पे। अविकारी शब्द का दूसरा नाम अव्यय भी होता है। अब देखो, जैसे अंकित गुप्ता है, ये अद्भुत प्राणी है। अब पढ़ाई तो ये कर रहा है 2025 में, लेकिन सिलेक्शन की तैयारी 27 की कर रहा है। अब इसको इससे मतलब नहीं, अब इसको मतलब है सर कितने स्टूडेंट लाइव हैं, अब ये इसके सिलेबस का हिस्सा है। तो इसी वजह से मैं बहुत सारे जो बच्चे कमेंट करते हैं, पढ़ता सब क्यों, क्योंकि एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और एक साथ कम से कम 25 कमेंट मेरे सामने होते हैं। और चूंकि पढ़ते हुए पढ़ाते हुए इतना एक्सपीरियंस हो गया है और रोजमर्रा का यही काम होता है, तो किसी बच्चे का एक कमेंट ऐसा होता ही नहीं कि वो हमारी आंखों के आगे से निकल जाए। जिस तरीके से आप फिल्म देखते हो और उसमें से सारा रस चूस लेते हो, आपको पता होता है कि हीरोइन ने कानों में क्या पहना है, नाक में क्या पहना है, हीरोइन के सर पे बाल कितने हैं, वो आपको पता होता है जब आप फिल्म में सीरियल देखते हो। लेकिन हमें नहीं पता होता, क्योंकि हमारी वहां जिज्ञासा ही नहीं है, ठीक है। वहां हमें नॉलेज नहीं लेनी, क्योंकि हमारा तो कॉन्सेप्ट जो है ना वो ये है। तो इसीलिए आप लोगों के कमेंट पढ़ के कोई ज्यादा दिलचस्पी आपको सुनाने में मुझे बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं पढ़ के अपने दिमाग में जरूर ले लेता हूं, ताकि बच्चों को जो डाउट्स बनते हैं वो पता चले किस तरीके से। अब ये चीजें हैं, सर जी कल क्या पढ़ाया था, कल क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद सर जी कितने बच्चे लाइव है। अब इसे अंदाजा लगाओ कि जहां आप सरस्वती की आराधना में हो और हाथ में थाली और आरती चल रही हो और पड़ोसी को गाली दे रहे हो, इधर भजन चल रहे हैं, दे पड़ोसी को गाली दे ये वही तो काम है। अरे पर्टिकुलर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां दिमाग में दूसरे विचार आने नहीं चाहिए। मंदिर में जब जाओगे गाली आएगी नहीं आपके दिमाग में, आप जाके देख लो मंदिर में, जब मंदिर में खड़ी होगी तो पड़ोसियों से दुश्मनी याद आएगी नहीं आपको। लेकिन आपने पढ़ाई को इस लेवल पे लेके आ गए हैं कि सरस्वती की आराधना करते हुए भी आप वास्तव में कहीं ना कहीं मनोविकारों से ग्रसित हो, और यही वजह है कि सरस्वती की आपके ऊपर अभी तक मेहरबानी नहीं हुई। क्योंकि आप लोगों का काम क्या है, पढ़ाई का मतलब हो गया है एक सामान्य क्रम, जिसमें पवित्रता, सूचिता, ठीक है, सीक्वेंस, पेशेंस, कुछ मतलब नहीं है। टीचर तो सच्चाई बताओ कि आज के डेट में अगर कोई गुलाम है तो टीचर है। जैसे बच्चे ने पेमेंट कर दिया 999, 599, तो समझ लो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट और टीचर बच्चों के गुलाम हो गए। टीचर की सारी प्रॉपर्टी, घर के सारे मेंबर बच्चे पे रजिस्ट्री हो गई। टीचर की तो हालत वो है, कुछ भी बोले बच्चे के अनुकूल बोले, चाहे यहाँ पढ़ाई से ज्यादा जरूरी चीज मैं बता रहा हूँ उसकी वैल्यू नहीं है। नहीं सर जी बढ़ो, आगे बढ़ो, सर जी पढ़ाओ। अरे इस पढ़ाई का जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसका फायदा अगर मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मेरा इस पढ़ाने का फायदा क्या है। आप लोगों के सिलेक्शन नहीं होंगे तो फिर मेरे से कौन पढ़ेगा। तो इसीलिए सिलेक्शन के लिए ये पढ़ाते हुए आपको समझाना भी पड़ता है, क्योंकि आप तो फिर भी फार्म भर दोगे, उस माँ बाप का क्या होगा जिसके पैसे आपने खर्च कर दिए। तो इसलिए हमारा क्या होगा जो इतने घंटे इतनी क्लासें देके आपको समझाया और उसके बावजूद रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि भरोसा तो आपने हम पे कर लिया, ठीक है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे, पढ़ते समय केवल पढ़ाई की बात, दाएं बाएं दिमाग में चीजें आएगी तो सरस्वती की मेहरबानी नहीं होगी, फिर वही 40 में से 30 क्वेश्चन करके आओगे आप। जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अविकारी शब्द का दूसरा नाम क्या होता है, अव्यय भी होता है। और अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन से 4 प्रकार है, ये आपके अविकारी शब्द हैं, जिनको प्यारे दोस्तों हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ये हमारे विकारी शब्द है, जिनको हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया कहते हैं, ठीक है। सारे पढ़ाएंगे, सब कुछ होगा जी, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। हर चीज का अपना सीक्वेंस है टॉपिक का, वो सारी चीज आपको बताएंगे। तो अब आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पर, अव्यय के प्रकार कितने हैं हमारे, अव्यय के 4 प्रकार हैं। और वो 4 प्रकार कौन से हैं, अविकारी या
अव्यय के भेद, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, फोर्थ विषम्य बोधक अव्यय, एक फिफ्थ भी होता है निपात अव्यय। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार। अब ये क्वेश्चन कई बार आया जी पेपर में और बड़ा विवाद इन पे रहा है। अव्यय के भेद बताओ, ऑप्शन में 5 भी होते हैं और ऑप्शन में 4 भी होते हैं। कुछ बच्चे 5 लगा के आते हैं, कुछ 4 आते। जब क्वेश्चंस की लैंग्वेज ये हो कि किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अव्यय के भेद बताओ, तो राइट आंसर है 5। ध्यान से सुनना बात को। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज हो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अव्यय के भेद बताओ, अविकारी के भेद बताओ, तो राइट आंसर है आपका 5। और जब उसमें किशोरीदास वाजपेयी ना लिखा हो, आपसे पूछे अव्यय के कितने भेद हो, ऑप्शन में 5 भी और 4, तो उस कंडीशन में राइट आंसर केवल और केवल 4 है। क्लियर? और जब जब ऑप्शन में 4 नहीं होगा, 5, 6 हो, 3 हो ऑप्शन में, तो राइट आंसर 5 हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या करता है, अव्यय के भेद बताओ, अब उसमें ऑप्शन 4 है ही नहीं, ऑप्शन में 5 लिखा हुआ है, तो राइट आंसर 5 होगा। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अव्यय के भेद, अविकारी शब्द के भेद, तब राइट आंसर 5 होगा। ठीक है? और जब कुछ नहीं लिखा है, अव्यय के भेद पूछ रहा है, ऑप्शन में 4 भी है, 5 भी है, तो राइट आंसर केवल और केवल 4। इसके बाद में प्यारे दोस्तों, यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय क्या है जी हमारा? क्रिया विशेषण अव्यय। वे अविकारी शब्द वे अविकारी शब्द जो वे अविकारी शब्द जो क्रिया की, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए, वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताए। दूसरा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इसमें से एक होता है कालवाची, दूसरा होता है स्थानवाची, तीसरा होता है परिमाणवाची, और फोर्थ होता है रीतिवाची। काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय का ज्ञान
कराने वाले अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। इसके बाद दूसरा जगह, प्लेस का, जगह का बोध कराने वाले, मात्रा का ज्ञान, मात्रा का ज्ञान कराने वाले, मात्रा का ज्ञान कराने वाले, रीति, क्रिया के होने की, क्रिया के होने की स्थिति का बोध कराने वाले शब्द, वो क्या कहलाते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। काल का अर्थ समय, स्थान, जगह, परिमाण, मात्रा, रीति, स्थिति। रीति से कहते हैं स्थिति को। तो ये आपको ध्यान रखना है। कल हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से वे अविकारी शब्द हैं जो हमें काल की सूचना देते हैं, जो हमें स्थान, प्लेस को बताएंगे, जो क्वांटिटी को बताएंगे, जो कार्य के होने की शैली, तरीके और उसके ढंग को बताएंगे। तो क्या कहलाते हैं? वो रीतिवाची कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाते हैं? समय का ज्ञान कराने वाले, जगह का, मात्रा का और रीति अर्थात क्रिया, स्थिति का ज्ञान कराने वाले। तो वो क्या कहलाएंगे? आपके क्रिया विशेषण अव्यय। कल इनके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल से। तो इस टॉपिक को पूरा करेंगे। टॉपिक है आपका अविकारी शब्द अव्यय। यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट लीजिए। अंकित गुप्ता जी, अभी भी आप बाज नहीं आ रहे हो। देखो, इस शरीर के दो धर्म हैं। एक, इस शरीर को सम्मान मिलेगा और इसी शरीर को अपमान मिलेगा। आज तक इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो केवल सम्मान का ही सहभागी रहा हो। जितना उसको सम्मान मिला है तो उसका लाइफ में बीच बीच में अपमान भी हुआ है। और राहुल गांधी इसका जीता जागता उदाहरण है, ठीक है। राजा के घर में पैदा हुआ है, जिसके 3-3 पीढ़ियों में राजा रहे हैं। भारत के जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसके राजा रहे उसके 3 पीढ़ियों में, और इसके बावजूद भी उसको अनेक बार अपमान भी झेलना पड़ा है। तो इसलिए इस शरीर का जो धर्म है उस शरीर को धर्म निभाने दो, आप अपना काम करते रहो, ठीक है। अभी तो आपको ये चाहिए था कि कितने स्टूडेंट लाइव हैं, अभी मेरा टेलीग्राम का आईडी चाहिए। आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, बाकी सारे काम आपको करने हैं, ठीक है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जब आप अपने लोगों का कहने का बुरा मानने लगोगे तो समझ लो आप पतन के कगार पे हो। आप सीखना नहीं चाहते, आप जल्दी हर्ट हो जाते हैं, और वो स्टूडेंट का, छात्र का लक्षण नहीं है। अगर आप अपने लोगों से, अपने से बड़ों से, अपने माता पिता से, अपने गुरु की बात को अगर आप इग्नोर करने लगे तो समझ लेना कि आपके पास सूचनाएं तो हो सकती है, लेकिन जो अनुभव रूपी ज्ञान होता है जीवन का, लाइफ का, सब्जेक्ट का, उस अनुभव से आप दूर जा रहे हो। 2 प्रकार के ज्ञान है, एक स्मृति और दूसरा अनुभव होता है। स्मृति के लेवल का जो ज्ञान मिलता है वो किताबों से मिलता है, जो आजकल आप पढ़ रहे हो खूब। अनुभव जो मिलता है वो अपने माता पिता से, जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, ठीक है, स्कूल भी नहीं गए। शायद आप, बहुत सारे माता पिता ऐसे भी होते हैं, लेकिन उनके पास जो ज्ञान है वो ओरिजिनल है, और उसको कहते हैं अनुभव रूपी ज्ञान। और सच्चाई यही है कि स्मृति वाले ज्ञान के मुकाबले अनुभव वाला जो ज्ञान होता है वो बड़ा होता है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये सारे अनुभव रूपी ज्ञान के धनी थे, जिसकी वजह से लोग इनको महापुरुष कहते हैं और मानते हैं। तो इसीलिए 2 तरह का ज्ञान है, एक हम किताबों से लेते हैं और एक अनुभव से लेते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, केवल और केवल स्मृति अर्थात मेमोरी के लेवल पे ज्ञान ले रहे हैं किताबों से, और जो अनुभव का ज्ञान होता है, जैसे आपने देखा होगा सिविल सर्विस की लोग तैयारी करते हैं, यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की, या दूसरे किसी एग्जाम की, आरएस वगैरह की, तो वहां पे 2.5 से 3.5-4 महीने में वो अपना कोर्स पूरा कर लेते हैं कोचिंग सेंटरों में। उसका रीजन ये है कि उनका कोर्स वैसे तो 3 साल का होता है, आईएएस पीसीएस की जब आप तैयारी करोगे,
लेकिन वहां चूंकि जो अनुभवी टीचर है उस बड़े कोर्स को, उस सिलेबस को वो छोटा कर देते हैं। उनको पता होता है कि इन सब्जेक्ट में इन टॉपिक का, इन सब टॉपिक का रोल ज्यादा है और ये चीजें इस तरह से एग्जाम में पूछी जाती है। अगर बच्चे ने ये तैयार कर ली तो उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो वो जो 3 साल का सिलेबस होता है जिसमें बच्चा एक लंबी तैयारी करता है, उसको 3.5 महीने में इसलिए तो करा पा रहे हैं क्योंकि वहां अनुभव जुड़ा हुआ है। इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आपको अनुभव का जो ज्ञान है उससे भागना नहीं है, उससे बोर नहीं होना है आपको। उसमें जितनी दिलचस्पी आप लोगे रास्ते उतने सरल बनेंगे, छोटे बनेंगे, सिलेबस भी छोटा बनेगा। और यही रीजन है कि एक अच्छे टीचर की पहचान होती है कि जो पढ़ाता है वो पेपर में आता हो, जो पढ़ाता है वो 100% बच्चों तक पहुंचता हो और जो बताता है वो उसके जीवन से जुड़ा हो। अदरवाइज पढ़ाने को तो किताबों में सब कुछ है, आप अपने आप भी पढ़ सकते हो क्योंकि हिंदी आपकी अपने आप में मदर लैंग्वेज है और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग तरीके से किताबों में देंगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी समझना है और इन बातों का भी रोल है जो मैं पढ़ाई के साथ साथ आपको बताता हूँ। ठीक है, नया बैच अभी नहीं आएगा, ठीक है, नया बैच 15 तारीख के आसपास हम लेके आएंगे। उसमें फीस कम रहेगी क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट है, फीस एक बड़ा इशू है बच्चों के लिए। और मेरी बात हो चुकी है अपनी टीम से, राकेश सर से और बाकी लोगों से, तो मैंने बोला है कि हम एक बैच ऐसा लेके आएंगे जो बच्चे कैरेबिल से नहीं जुड़े हैं वो कैरेबिल से जुड़े। ठीक है, उन टीचरों से पढ़ने का मौका मिले जिनको वो हमेशा अक्सर यूट्यूब चैनल पे या बाकी लोगों से सुनते हैं उनके बारे में। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि लाइफ में बहुत कुछ आपको हासिल करना है, वो मिलेगा आपको। ठीक है, जो हमने सोचा था ठीक है वो हमें नहीं मिला, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी स्थिति में परमात्मा लेके आया। उसका रीजन ये था कि हम अपना काम करते रहे इस समय पे। अगर इस समय हम स्टूडेंट लाइफ में हैं और पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो इसका मतलब हम अपने लिए खतरे की घंटी बजा रहे। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है आपसे, गुजारिश है, आप पढ़ते रहिए, आनंद में रहिए। ठीक है, जो भी दिक्कत है आप मुझे बोलिए, जो भी करना है। टर्राना नाम धातु क्रिया है, ठीक है, क्योंकि जो भी विशेषता होती है मेंढक का, जैसे टर्राने से आप मेंढक की पहचान करते हो ना, जैसे गाय क्या करती है, रंभाती है, पशु रंभाते हैं, मेंढक टर्राते हैं। तो रंभाना, टर्राना, ठीक है, चिंगाड़ना, तो चिंगाड़ता कौन है, हाथी है। ये सब क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं हैं। ये किससे बनी है, विशेषण से बनी। ठीक है, तो टर क्या है, विशेषण शब्द है, इसमें हमने आना प्रत्यय लगा के टर्राना बना लिया, इसलिए वो कहलाई नाम धातु क्रिया। नहीं, सबका कमेंट आ रहा है भाई, आपका भी आ रहा है नीतीश कुमार जी, ठीक है, आपके भी कमेंट आ रहे हैं, पूछिए आपको जो पूछना है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। नहीं, सारे टॉपिक होंगे आपके, सारे टॉपिक होंगे। फिलहाल हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद चीजें अपने आगे बढ़ेगी इसी के अनुकूल। जो ग्रुप में टॉपिक होते हैं उस हिसाब से चीजों को लेके हम आगे बढ़ते हैं और ये सब कराएंगे। ठीक है, सारे टॉपिक होंगे, वाक्य, वाच्य, काल, वर्ती, पक्ष सब होंगे, लेकिन चलेंगे हम ग्रुप के हिसाब से ही। ठीक ठीक ठीक, बड़बड़ाना भी नाम धातु क्रिया है। ठीक है, टन टनाना, बड़बड़ाना सब नाम धातु क्रिया। देखो ना, बड़बड़ाना में लास्ट में आना प्रत्यय आ गया ना, आदित्य। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है, अभी 9:30 बजे क्लास होगी।